हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉन्सेप्ट विद के सर पर। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद के सर पर। जैसा कि आपको पता है कि 11th साइंस की क्लासेस यहाँ पर रेगुलर चलती जा रही हैं, 11th साइंस केमिस्ट्री की। और 11th साइंस केमिस्ट्री के अंदर हमने फिजिकल केमिस्ट्री की जो फर्स्ट यूनिट है बेटा, उसको यहाँ पर स्टार्ट किया है। और इसका जो लास्ट पार्ट है वो आज आने वाला है। ये जो लास्ट पार्ट होने वाला है, 4 पार्ट हमने पहले प्रीवियस क्लासेस के अंदर बहुत अच्छे तरीके से डिटेल चर्चाएं की हैं, और लास्ट वाला पार्ट जो है वो आज आपके सामने है। इस पार्ट के अंदर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देरी ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है इस चैप्टर में ये है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या है? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, देखिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। भाई इसके अंदर क्या बोला गया, आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा। एटम के बारे में ये बताता है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है जो कि इंडिविजुअल होता है। ठीक है, उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज रहती हैं, जो जिस एलिमेंट से वो बना हुआ है उसी एलिमेंट में इसके अंदर प्रॉपर्टीज रहती हैं, ये सब इनके बारे में ये बताता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं है, 5 पॉइंट्स हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है एटॉमिक थ्योरी यानी किसके बारे में बताएगा? ये एटम के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? एटम के बारे में बताएगा। चलिए देरी ना करते हुए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट क्या कहता है, देखिए, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। किसके बारे में बोल रहा है? ये एटम्स के बारे में। कि जो मैटर होते हैं वो मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स, वो छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल्स से मिलकर के बने रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम एटम्स बोलते हैं। ये किसने बोला? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। ठीक है, यानी कि जो मैटर रहता है वो स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स से मिलकर के बना रहता है, यानी कि ऐसे पार्टिकल्स, कोई सी भी मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसको उसने क्या बोला? एटम बोला। ये फर्स्ट पॉइंट कहता है। सेकंड पॉइंट देखिए, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, देखिए सेम एलिमेंट, अगर सेम एलिमेंट के एटम्स हैं, आर आइडेंटिकली इन मास एंड अदर प्रॉपर्टीज, वो सब क्या होंगे? सेम होंगे मास के अंदर और जो भी सारी की सारी प्रॉपर्टीज होंगी उनके अंदर। ठीक है, तो सेम एलिमेंट्स के जो भी एटम होंगे उनका जो मास रहेगा और अदर प्रॉपर्टीज रहेंगी उनके अंदर क्या रहेगा? सिमिलरिटीज रहेंगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन मास। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो मासेज हैं वो भी क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। एंड अदर प्रॉपर्टीज, और उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी? डिफरेंट हो जाएंगी। ये थर्ड पॉइंट कहता है। नंबर 4 पॉइंट देखिए, एटम्स कैन नीदर क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉय। एटम्स को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं? डेस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट आपका कहता है। ठीक है, आगे देखिए नंबर 5 पॉइंट, एटम्स कंबाइन इन अ स्मॉल होल नंबर्स। ठीक है, एटम्स कंबाइन हो करके स्मॉल होल नंबर्स में टू फॉर्म कंपाउंड, क्या बना लेते हैं? कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। एटम्स कॉल्ड मॉलिक्यूल, और उनको क्या कहने लग जाते हैं? हम मॉलिक्यूल कहने लग जाते हैं। क्या कहने लग जाते हैं? मॉलिक्यूल। जैसा कि आपने देखा होगा भाई, H2 देखा होगा। ठीक है, O2 आपने देखा होगा बच्चों। ठीक है, तो H2 के अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2 एटम यहाँ पर प्रेजेंट है। कितने एटम प्रेजेंट हैं? 2 एटम यहाँ पर हाइड्रोजन के प्रेजेंट हैं, और दोनों एटम मिलकर के आपस में कंबाइन होकर के क्या बना रहे हैं? एक कंपाउंड लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। यहाँ पर भी क्या है? मॉलिक्यूल। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में 5 पॉइंट्स हैं, कुछ नहीं है। इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, स्मॉल पार्टिकल, उसको एटम कह दिया गया है। सेम एलिमेंट्स के जो भी एटम होंगे उनकी सेम प्रॉपर्टीज होंगी, सेम मास होगा। डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट मास होगा। एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और नंबर 5 जो पॉइंट है वो मॉलिक्यूल के बारे में बताया गया है। ये है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चैप्टर का नाम है बेसिक कंसेप्ट, तो आप बेसिक कंसेप्ट इसके अंदर समझते जाइए। आगे नेक्स्ट चैप्टर की हम डिटेल यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एटॉमिक मास। भाई एटॉमिक मास क्या होता है? नेक्स्ट क्या है? एटॉमिक मास। तो अब हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? यहाँ पर एटॉमिक मास के बारे में। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। देखिए, तो अगर हम बात करें, किसकी बात करें? एटॉमिक मास की। तो एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट,
डिफाइंड एज अ नंबर विच एक्सप्रेस हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम। देखिए एटॉमिक मास जिस प्रकार से सभी को मेजर करने की आजकल यूनिट्स होती हैं, उसी प्रकार एटॉमिक मास करने की भी क्या होती है, एक यूनिट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक मास कैसे फाइंड किया गया, कार्बन 12, जो कार्बन 12 होता है, कार्बन कार्बन 12, इस कार्बन 12 को क्या बना लिया गया, बेस बनाया गया, इसको आधार बनाया गया। ठीक है, इसको क्या बनाया गया, बेस बनाया गया। और इस कार्बन 12 का जो 1/12 पार्ट रहता है, 1/12 पार्ट, ठीक है, इस कार्बन 12 का 1/12 पार्ट रहता है, उसको हमने क्या बोल दिया, जो हाइड्रोजन एटम है उसका मास हमने बता दिया, और इसी से कंपेयर करते हुए हमने सारे के सारे जो मास हैं वो फाइंड किए। ठीक है, तो एटॉमिक मास कैसे फाइंड किया गया, एटॉमिक कुछ नहीं है, ठीक है, छोटी सी बात है कि भाई एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए हमने कार्बन 12 को क्या बनाया, बेस बनाया। इस कार्बन 12 का 1/12 पार्ट जो आया उसको हमने क्या मान लिया, हाइड्रोजन एटम का क्या मान लिया, मास मान लिया। ठीक है, और अदर एटम का जो हमने मास निकाला, अदर एटम का मास हमने ये ऐसे निकाला कि इस 1/12 पार्ट के, जो कार्बन 12 का 1/12 पार्ट का जो मास है उसके कितने गुना है वो। ठीक है, जितने गुना होगा उतना ही उसका क्या बता दिया जाएगा, मास बता दिया जाएगा। इस तरीके से हमने क्या एटॉमिक मास फाइंड किया। तो यहां पर लिखा हुआ है देखो कि atomic mass of an element is defined as a number which expresses how many times the mass of one atom of the element is greater than 1/12 the mass of कार्बन 12 एटम। यानी कि जो कार्बन 12 एटम है उसका जो 1/12 पार्ट है उससे वो कितने गुना है, उसी को हमने क्या बोल दिया है, एटॉमिक मास बोल दिया है। ठीक है, जैसे कि मैं यहां पर कह दूं, अभी मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा। उसके बाद देखिए एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, तो एटॉमिक मास यूनिट के बारे में देखेंगे। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट देखिए 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। देखिए 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, AMU। ठीक है, AMU इज ऑल्सो नोन एज यूनिफाइड मास। इसको किस नाम से और जानते हैं हम, यूनिफाइड मास के नाम से भी जानते हैं। स्मॉल यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करेंगे, स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करेंगे। और 1 AMU की वैल्यू आपको ध्यान रखना है 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम होती है। ठीक है, कितनी होती है भाई, 1 AMU की वैल्यू, 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है, इसको ध्यान रखना है 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। किलोग्राम की करेंगे तो -27 आ जाएगा। ठीक है, 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है कि 1 AMU की वैल्यू क्या होती है। 1 AMU की डेफिनेशन क्या होती है भाई, डेफिनेशन की अगर बात करें हम तो 1/12 द मास ऑफ, जो आपने कार्बन 12 एटम का, यहां पर देखिए जो आपने यहां पर आप देख सकते हो भाई, कार्बन 12 का जो 1/12 पार्ट था, ठीक है, इसका जो 1/12 जो पार्ट था उसका, उसकी जो वैल्यू आई उसको मान लिया गया मास, किसका मान लिया गया, हाइड्रोजन एटम का मास मान लिया गया। और इसी को क्या कह दिया गया, AMU डिफाइन कर दिया गया। क्या डिफाइन कर दिया गया, AMU, कि कार्बन 12 एटम का 1/12 पार्ट की जो वैल्यू आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे, 1 AMU बोलेंगे। ठीक है, और 1 AMU की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम। ठीक है, किलोग्राम की अगर मैं इसकी बात करूंगा तो 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, यानी कि जो कार्बन 12 एटम है उसका 1/12 पार्ट है बेटा, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी आई है, इतनी आई है। ठीक है, 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम। इसी को हमने क्या बोल दिया है, 1 AMU बोल दिया है, एटॉमिक मास यूनिट, या इसको यूनिफाइड मास भी कहते हैं। स्मॉल यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आशा करता हूं आपको
एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट दोनों की दोनों चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। यहां पर लिखा गया है इन एएमयू स्केल मास ऑफ वन कार्बन एटम। एएमयू स्केल के अंदर अगर देखें हम, ठीक है, तो एक कार्बन एटम का मास कितना होता है 12 एएमयू। 12 एएमयू का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट, मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। वन हाइड्रोजन एटम का मास कितना है 1.008 एएमयू। कितना है 1.008 एएमयू, ठीक है। हम इसको क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, ठीक है, नॉर्मली। मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, इसका कितना है 15.99 एएमयू। इसको हम क्या लिखते हैं 16 लिखते हैं। क्या लिखते हैं नॉर्मली 16 लिखते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना है 16 एएमयू है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बन 12 है उसका 1/12 पार्ट का ये कितना गुना है, इसका जो मास है ऑक्सीजन का वो कितने गुना है 16 गुना है। कितना है 16 गुना है, इसीलिए इसका जो मास है वो कितना है 16 है, ठीक है। तो अगर 1 एएमयू, अगर यहां पर एएमयू लिखा गया है, यानी कि मैं इसको क्या बोल सकता हूं, इसको क्या बोल सकता हूं भाई, अगर 12 एएमयू है तो 12 एएमयू है तो इसको हम ये नहीं बोल सकते क्या 12 मल्टीप्लाई 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम बोल सकते हैं। यस, यानी कि 1/12 पार्ट के कितने गुना है 12 गुना है, ठीक है। ये 12 एएमयू जो कि किसका है कार्बन एटम का मास है। तो इस प्रकार से मास को फाइंड किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एटॉमिक मास यूनिट हुई। आगे है मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट क्या है आपका मॉलिक्यूलर मास। तो ये तो हुआ एटॉमिक मास, अब नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। सिंपल सी चीज है भाई, एटॉमिक मास किसका निकलता है एटम का निकलता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास किसका निकलेगा मॉलिक्यूल का फाइंड होगा। किसका होगा मॉलिक्यूल का। देखिए मॉलिक्यूलर मास, अगर बात करें हम अब मॉलिक्यूलर मास, देखिए molecular mass is the sum of atomic masses of the element present in a molecule। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे कि मैं कहूं O2, ठीक है, H2, ठीक है, CO2, ठीक है, H2O, ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स का, जैसे कि इसके अंदर क्या है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो दोनों ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन का मास 16, इसका भी मास कितना 16, इन दोनों एलिमेंट्स के मासेस का सम क्या कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई मॉलिक्यूलर मास। यानी कि O2 का जो मॉलिक्यूलर मास हो गया वो कितना हो गया 32 ग्राम। कितना हो गया 32 ग्राम हो गया, या फिर मैं कह दूं इसको कितना 32 एएमयू। क्या बोल दूं 32 एएमयू। अब ग्राम में कैसे हो गया वो आपको भी बताएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन का, ठीक है, CO2 मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या निकलेगा। अब मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए इसके अंदर देख लो कितने एलिमेंट्स हैं भाई 3 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, अगर मैं CO2 की बात करूं तो CO2 के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 3 है, एक है कार्बन और 2 है क्या ऑक्सीजन, ठीक है। तो एक कार्बन का कितना होता है 12 होता है और 2 ऑक्सीजन का कितना होता है 32 होता है, ठीक है। तो दोनों को अगर हम सम कर दें ऐड कर दें तो कितना आएगा 18 एएमयू या फिर 18 ग्राम, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आया इसका मॉलिक्यूलर मास आया। तो आशा करता हूं आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना आ गया होगा भाई। एटॉमिक मास किसी भी एटम का होता है जबकि मॉलिक्यूलर मास किसी भी मॉलिक्यूल का होता है। और मॉलिक्यूल का मास निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा एटम का मास निकालना पड़ेगा, उनका सम करना पड़ेगा और क्या आ जाएगा आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक masses of the element present in a molecule. It is obtained by multiplying the atomic mass of each element by the number of its atoms and adding them together। और क्या करते हैं इनको ऐड करते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन, यहां पर मीथेन आपको CH4, ठीक है, ये CH4 है। तो यहां पर आपको मीथेन दिया गया है CH4 और मीथेन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो आपको दिखाया गया है भाई। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं देखो कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 12 होता है, ठीक है। ये पॉइंट्स के अंदर लिखाया गया है, ये एक्यूरेट लिखा गया है। अपन क्या लिखते हैं 12 लिखते हैं, ठीक है। तो ये 12 है प्लस 4, कितने हाइड्रोजन है भाई 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 4 हाइड्रोजन का कितना हो गया 4 मल्टीप्लाई 1, तो कितना आ गया भाई 16 आ गया। आप इस चीज को ध्यान रखें, पॉइंट्स में आपको याद नहीं करना है, ठीक है 16।
तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 16U हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसी प्रकार मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, C6H12O6, क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। वैसे ये C6H12O6 इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास का अगर सम कर दिया जाए तो क्या जाएगा, हमें ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर मास है वो निकल करके आ जाएगा, तो कितना है 180U। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर दिए गए हैं, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये होता है बच्चों अपना मॉलिक्यूलर मास फिनिश। चलिए आगे चलते हैं। भाई नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम एटम, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो क्या है, ग्राम एटॉमिक मास। क्या है, ग्राम एटॉमिक मास। भाई अभी आप एटॉमिक मास पढ़ के आए हो, ठीक है, अभी आप क्या पढ़ के आए हो, एटॉमिक मास पढ़ के आए हो। अब क्या पढ़ रहे हैं हम, ग्राम एटॉमिक मास। देखिए ग्राम एटॉमिक मास, देखिए एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। अगर आप एटॉमिक मास को एक्सप्रेस कर रहे हो किसके अंदर, ग्राम के अंदर, जैसे कि मैं कहूं कि कार्बन का कितना था 12U, या फिर AMU हम बोल रहे थे वहां पर, ठीक है, ये बोला जा रहा था। अगर मैं इसको डिनोट करूं 12 ग्राम, यानी कि इसको मैंने किसके अंदर, ग्राम के अंदर डिनोट कर दिया है, किसके अंदर डिनोट कर दिया है, ग्राम के अंदर। अब जैसे ही ग्राम के अंदर डिनोट कर दिया है तो ये क्या हो गया, ग्राम एटॉमिक मास हो गया। क्या हो गया, ग्राम एटॉमिक मास। पहले वो एटॉमिक मास था लेकिन अब क्या हो गया है, ग्राम एटॉमिक मास हो गया है, ठीक है। तो एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास और सिंपली ग्राम एटम, ठीक है। जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल आपको दिया गया है, देखो एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास। देखिए देखिए द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम्स। अगर मैं कहूं कि किसी भी एलिमेंट के 1 मोल का मास अगर आप फाइंड कर रहे हो तो वो उसका क्या आ जाएगा, ग्राम के अंदर क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ग्राम के अंदर उसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू, ठीक है। तो 1 मोल एलिमेंट का मास, 1 मोल एलिमेंट्स मास, ठीक है, 1 मोल एलिमेंट का मास ही क्या कहलाएगा, आपका ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। क्योंकि 1 मोल का एलिमेंट का अगर आप मास फाइंड करते हो तो उसकी जो वैल्यू है वो किसके अंदर हो जाती है, ग्राम के अंदर आ जाती है। इसीलिए अगर आप 1 मोल मॉलिक्यूल का या 1 मोल एलिमेंट का एटॉमिक मास फाइंड कर रहे हैं या मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर रहे हैं तो वो सब किसके अंदर आ जाएंगे, ग्राम एटॉमिक मास के अंदर आ जाएगा। यानी जो एटॉमिक मास आपने फाइंड किया था, जो एटॉमिक मास आपने फाइंड किया था, अगर आप 1 मोल का मास निकालते हो तो फिर क्या आ जाएगा, आपका एटॉमिक मास आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहां पर एग्जांपल दिया गया है, द मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल की बात कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम्स। देखिए 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल कार्बन का जो मास है वो किसके अंदर आ रहा है, 12 ग्राम। क्या आ रहा है, 12 ग्राम, क्योंकि हमने क्या निकाला है, 1 मोल का। अगर हम 1 मोल का नहीं निकालते तो ये ग्राम के अंदर नहीं आता, ठीक है। तो मोल के अंदर जब भी फाइंड करेंगे हम तो किसके 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 क्या यूनिट लगाएंगे, ग्राम लगाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार 1 मोल ऑफ Fe, इसका कितना आ रहा है, 55 ग्राम आ रहा है। 1 मोल ऑफ टिन, इसका आ रहा है 118 ग्राम आ रहा है, ठीक है। तो एटॉमिक मास को अगर ग्राम के अंदर आपको निकालना है, या ग्राम एटॉमिक मास की अगर मैं बात करूं तो 1 मोल एटॉमिक मास अगर आप निकाल लोगे किसी भी एटम का तो फिर वो किसके अंदर आ जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास के अंदर फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। जैसे कि मैं कह दूं कि 2 मोल H2O, ठीक है, मान के चलिए 2 मोल H2O। चलो ये तो मॉलिक्यूल हो जाएगा, इसका एग्जांपल हम बाद में देंगे। पहले मैं ये दे दूं कि 2 मोल हाइड्रोजन, ठीक है, 2 मोल हाइड्रोजन। अब 2 मोल हाइड्रोजन की अगर बात करें हम तो 2 मोल हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होगा वो कितना हो जाएगा भाई, 2 मोल है, 2 मोल है तो 2 मोल है तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये 2 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं 1 मोल का तो 1 मोल का तो क्या होगा, 1 होगा, और 1 आएगा तो ये किस में जाएगा, ग्राम के अंदर आएगा बच्चों,
किसके अंदर आ जाएगा, ये ग्राम के अंदर आ जाएगा। जब भी आप 1 मोल का मास फाइंड करोगे तो किसके अंदर हो जाएगा, ग्राम के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये बात होती है। चलिए आगे चलते हैं हम। अब नेक्स्ट है आपका ग्राम मोलिकुलर मास या ग्राम मोल, ग्राम मोलिकुलर मास या ग्राम मोल। ठीक है, चलिए इसको देखिए भाई, ग्राम मोलिकुलर मास की बात करें हम, ठीक है, तो द मोलिकुलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, अगर आप मोलिकुलर मास को भी किसके अंदर, ग्राम के अंदर एक्सप्रेस कर रहे हो तो ग्राम मोलिकुलर मास हो जाएगा। अब मोलिकुलर मास को ग्राम के अंदर एक्सप्रेस करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, किसी भी मोलिक्यूल का 1 मोल का मास, क्या निकालना पड़ेगा, 1 मोल का मास। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है, देखिए एग्जाम्पल आपको यहाँ दिखाया गया है, देखिए व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ CH4, मीथेन के 1 मोल का मास कितना होगा। देखिए तो कार्बन, सबसे पहले तो कार्बन को देख, कार्बन का जो मास है वो कितना है, 12 ग्राम है। ठीक है, हाइड्रोजन का जो है वो कितना है, 4 ग्राम है। तो टोटल कितना हो गया, 16 ग्राम हो गया है भाई। तो 16 ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल के अंदर कितने प्रेजेंट है, 16 ग्राम प्रेजेंट है मीथेन के। तो इसको बोलेंगे हम क्या, ग्राम मोलिकुलर मास। यानी मोलिकुलर मास को अगर अपन 1 मोल के अंदर निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ग्राम मोलिकुलर मास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स आपको दे रखे हैं, थोड़ा सा भाई ज़्यादा न्यूमेरिकल्स यहाँ पर नहीं किए गए हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स की एक अलग से क्लासेस आएगी, उसके अंदर हम सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को क्या करेंगे, सारे टॉपिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं सारे टॉपिक वाइज एक क्लास यहाँ पर मिलेगी आपको, जिसमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवाया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इनको आप देख लीजिए थोड़ा सा। नंबर 1 है, व्हाट इज द मास ऑफ 1.58 मोल्स ऑफ CuClO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द मास, क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है आपको। ठीक है, देखिए व्हाट इज द मास, क्या फाइंड करना है आपको, मास फाइंड करना है, 1 मोल का मास फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो 1 मोल का मास अगर आप फाइंड करोगे, भाई क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है, तो 1 मोल का मास अगर आप फाइंड करोगे तो इसके अंदर आता है ग्राम के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसके अंदर देख लेना कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो देखिए कॉपर है, यस, ठीक है, क्लोरीन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, ये 3 यहाँ पर क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, अब कॉपर कितना है, सिंगल है कॉपर, कॉपर के आगे पीछे कुछ नहीं लगा हुआ है, तो क्या मानोगे आप, सिंगल है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, 1 मल्टीप्लाई कॉपर का जो मास होता है, एटॉमिक मास, वो कितना होता है, 63, कितना होता है, 63.5 होता है। आप 63 भी इसको आप लिख सकते हो। तो कॉपर का टोटल जो ग्राम हो गया वो कितना हो गया, 63.5 ग्राम। अब क्लोरीन की बात करें हम, तो क्लोरीन कितने हैं भाई, होल ट्वाइस लगा हुआ है। ठीक है, अब होल ट्वाइस जब लगा रहता है तो होल ट्वाइस को भी इसके अंदर काउंट करेंगे। भाई क्लोरीन भी कितने हैं, 2 हैं। अब क्लोरीन का कितना होता है, 30.55 ग्राम होता है। ठीक है, अब ये मत कहना सर कि एटॉमिक मास कैसे आ रही है 30.5, इतना पीछे से हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इतने पीछे से हम कंसेप्ट क्लियर नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो मास है वो तो पहले से ही आते होंगे फाइंड करना। ठीक है, ऐसा नहीं है, फिर तो आप ये कहने लग जाओगे ये क्लोरीन क्या है सर, एलिमेंट क्यों है ये। ठीक, तो ये नहीं कहना है। ठीक है, तो 71 ग्राम है। ऑक्सीजन कितने हैं भाई, ऑक्सीजन 3 यहाँ है, होल ट्वाइस है, तो 3 × 2 कितना हो गया, 6 हो गया, तो 6 × 16 तो ये हो गया 96। टोटल सम आपने किया तो क्या आ गया है आपके पास, जो मास है वो आपके पास आ गया है। ठीक है, इसी प्रकार व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ Al2SO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये भी आप इसी तरीके से फाइंड करके देख लेना एक बार। ठीक है, नेक्स्ट है, what is the mass of 1.58 moles of CuClO3। ठीक है, what is the mass of 1.58 moles of CuClO3। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है आपको कि जो 1.58 मोल्स हैं उनका मास जो है वो कितना आएगा। ठीक है, What is the mass of 1.58 moles of CuClO3 का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है आपसे कि यहाँ पर आपको आपसे मास पूछा गया है, क्या
क्या पूछा गया है, मोल्स पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, सेम क्वेश्चन से यहाँ पर आ गए हैं, ये क्वेश्चन सेम है, ठीक है ना, तो ये थोड़ा आंसर यहाँ पर अलग आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। आप तो ये दोनों क्वेश्चंस को देखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज है। व्हाट इज द मास ऑफ 1.5 एट मोल्स ऑफ CuClO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम भाई, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, अगर अपन इस क्वेश्चन को अगर सही करते हैं तो यहाँ पर ये 1.58 है, इसकी जगह क्या आएगा, 1 मोल आएगा। क्या आएगा इसकी जगह पर, 1 मोल, ठीक है। तो व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल्स ऑफ CuClO3 का होल ट्वाइस। अब 1 मोल का निकालना है आपको, तो आपको पता है कि 1.58 मोल के अंदर आपने अभी फाइंड किया है कितना होता है, 230.5 ग्राम होता है, ठीक है, ठीक है। तो भाई ये 1 मोल का कितना हो जाएगा, 1.58 का इतना है, तो 1 मोल का कितना हो जाएगा, तो ये डिवाइड के अंदर चला जाएगा, और डिवाइड के अंदर जाने के बाद कितना जाएगा, 364 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 364, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट है फॉर्मूला मास, ठीक है। देखिए फॉर्मूला मास क्या होता है, some substances such as sodium chloride do not contain discrete molecules as their constituent units. In such compounds, positive sodium and negative chloride entities are arranged in a three-dimensional structure. Thus, formula mass of sodium chloride, atomic mass of sodium plus atomic mass of chlorine. फॉर्मूला मास कुछ नहीं है, जैसे कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड का अगर आप मास निकाल रहे हो तो वो क्या हो जाता है, फॉर्मूला मास हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है भाई, यहाँ पर आपको किसके बारे में बताया गया, NaCl के बारे में। किसके बारे में बताया गया, NaCl। अब NaCl के अंदर क्या क्या है, सोडियम है और क्लोरीन है भाई। अब सोडियम का कितना होता है भाई, 23 होता है, इसका कितना होता है भाई, मास 35.5 होता है, ठीक है। जब दोनों को क्या कर दोगे आप, प्लस कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला मास आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मोल कंसेप्ट। भाई मोल कंसेप्ट क्या है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोल कंसेप्ट, और मोल कंसेप्ट को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए बात करते हैं मोल कंसेप्ट की, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट की जब भी बात करेंगे तो मोल क्या है कि किसी भी मैटर के अंदर कितने पार्टिकल प्रेजेंट है, किसी भी एटम के अंदर वो कितने पार्टिकल से मिलकर के बना है, ठीक है, तो उसकी यूनिट है मोल, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हमको फाइंड करना है तो फिर उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल हो जाएगी बच्चों, क्या हो जाएगी, मोल, समझ रहे हो, ठीक है। ये एक फिक्स कर दिया गया है कि किसी भी एटम के अंदर, एलिमेंट के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर, कंपाउंड के अंदर अगर आपको फाइंड करनी है पार्टिकल्स का नंबर, तो पार्टिकल्स का नंबर क्या हो जाएगा, 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 मोल के अंदर हो जाएगा। यानी मोल क्या है कि पार्टिकल्स का नंबर कितना है, ठीक है, इसको मेजर करने के लिए एक यूनिट दी गई है, वो है मोल। क्या है, मोल। जैसे हम वेट को मेजर करने के लिए किलोग्राम यूज करते हैं, वाटर को यूज करने के लिए लीटर करते हैं, वैसे ही पार्टिकल्स का नंबर मेजर करने के लिए क्या है, मोल है, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट देखिए, बात करते हैं मोल की, ठीक है। देखिए मोल इज द यूनिट यूज्ड फॉर काउंटिंग वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ठीक है। जो एटम्स रहते हैं, मॉलिक्यूल्स रहते हैं और जो आयंस रहते हैं, ठीक है, इन मोल इज द यूनिट, एक क्या है, यूनिट है, इसका यूज करते हैं फॉर काउंटिंग, गिनने के लिए, वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि एटम्स वैसे ही बहुत सारे छोटे होते हैं, ठीक है। एटम्स कितने छोटे होते हैं, अब ये एटम्स कितने पार्टिकल्स से मिलकर के बना रहेगा, बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर के बना रहता है, तो इन पार्टिकल्स को काउंट करना कठिन था पहले के समय में, तो इसीलिए एक नंबर दे दिया गया है कि पार्टिकल्स का जो नंबर है वो जो मोल है, उस मोल के अंदर डिफाइन करेंगे, और उस मोल की क्या कर दी गई है, एक वैल्यू फिक्स कर दी गई है, ठीक है। तो मोल इज द यूनिट यूज्ड फॉर काउंटिंग वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ठीक है। इनके अंदर एटम्स के अंदर कितने पार्टिकल हैं भाई, मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने पार्टिकल हैं, आयंस के अंदर कितने पार्टिकल हैं, उन सबको मेजर करने के लिए क्या दिया गया है, मोल। मोल को एक यूनिट के रूप में दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल रहता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, 6.0
23 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 है ये, ठीक है। 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 है ये, ठीक है। ये इस नंबर को आपको ध्यान रखना है कि भाई मोल के अंदर जो मोल है वो किसके इक्वल रहेगा, 0.623 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23। अगर अब मैं कहूं कि इसके अंदर कितने पार्टिकल हैं भाई, कितने पार्टिकल हैं, तो आप क्या कहोगे, 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23, ठीक है। किसी के भी अंदर अगर आपको पार्टिकल बताने हैं तो एक फिक्स कर दिया गया है कि वो किसके इक्वल होगा, मोल के इक्वल होगा, और मोल के अंदर कितने पार्टिकल का जो वैल्यू है, मोल की जो वैल्यू है वो फिक्स कर दी गई है, ठीक है। मैं कहूं भाई इस बोर्ड के अंदर कितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे भाई, तो किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल कितने किसके इक्वल रहते हैं, मोल के, और मोल की वैल्यू क्या रहती है, 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23, ठीक है। नेक्स्ट, 1 mole is the amount of a substance that contains as many particles or entities as there are atoms in exactly 12 gram of the carbon 12 isotopes. आगे चलिए, it is equal to 6.022 multiply 10 to power 23. It is known as Avogadro constant. इसको हम किस नाम से जानते हैं, Avogadro constant के नाम से भी जानते हैं, जिसको Na से डिनोट करते हैं। आगे चलिए, mole is defined as the amount of substance that contains Avogadro number of particles. अब मैं कहूं भाई कि मोल को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि एवोगैद्रो कांस्टेंट, यानी जो एवोगैद्रो नंबर है, ठीक है, जो एवोगैद्रो नंबर है इसको इससे 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 को एवोगैद्रो नंबर बोलते हैं। इस नंबर को, जो नंबर ये रहता है वही मोल के अंदर भी, मोल के इक्वल भी यही रहता है, ठीक है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एवोगैद्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। एवोगैद्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने प्रेजेंट रहेंगे उतने ही उसके अंदर क्या होगा, पार्टिकल्स का नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। आगे चलिए, यहां पर आपको कुछ दिखाए एग्जांपल हैं, जैसे कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर कितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे भाई, कितने एटम प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोजन एटम कितने एटम प्रेजेंट होंगे, तो 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो आप इसको किस तरीके से और लिख सकते हो भाई, इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम, कितने एटम है भाई, ठीक है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम के अंदर यानी 1 मोल 1 Na लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, 1 Na, क्योंकि Na क्या है, एवोगैद्रो नंबर है, और एवोगैद्रो नंबर की जो वैल्यू है वो कितनी होती है भाई, 6.022 मल्टीप्लाई 10 पावर 23, ठीक है। तो आप इसको 1 Na भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है, तो या तो आप बता दीजिए 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23, ठीक है, हाइड्रोजन एटम, या फिर आप इसको कैसे डिनोट कर सकते हो, 1 Na के अंदर, कैसे डिनोट कर सकते हो, 1 Na के अंदर डिनोट कर सकते हो। नेक्स्ट, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, कहीं भी किसी का भी पूछ ले 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, तो भाई इतने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, किसी भी चीज का पूछ ले, चाहे मॉलिक्यूल हो, O2 मॉलिक्यूल हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है, या फिर सोडियम क्लोराइड कोई कंपाउंड हो, ठीक है। 1 मोल की बात अगर कर रहा है 1 मोल की, तो कितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, ऑलवेज इतने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ये बात है। तो 1 मोल की कुछ वैल्यू है, क्या है, 1 मोल की वैल्यू है, और वो वैल्यू कितनी है, इतनी वैल्यू है, ठीक है। तो आपसे अगर कहीं भी 1 मोल के को देकर के आपसे पूछा जा रहा है कितने पार्टिकल प्रेजेंट है, कितने एटम है, कितने एलिमेंट है, तो ये सब वैल्यूज इसके अंदर जाएंगे, यही मोल कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मोलर मास। भाई मोलर मास की अगर बात करें हम, तो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स मोलर मास, ठीक है। मोलर मास क्या हो जाएगा भाई, मोलर मास, मोलर देखो आगे लगा हुआ है मोल, आगे क्या लगा हुआ है बच्चों, मोल लगा हुआ है, आगे क्या लगा हुआ है, मोल लगा हुआ है, ठीक है। मोल, देखिए मोल, मोल, मोल मीन्स अगर आप किसी का भी क्या निकाल रहे हो, मास निकाल रहे हो, 1 मोल का मास निकाल रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। द मास ऑफ 1 मोल, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम क्या कहलाएगा, मोलर मास कहलाएगा। फॉर एटम, जैसे कि मोलर मास ग्राम एटॉमिक मास है, ठीक है।
अगर आप एटम के लिए निकाल रहे हो तो वो किस में हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास में। मॉलिक्यूल के लिए 1 मोल का मास निकालते हो तो किस में हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। कंपाउंड के लिए 1 मोल का निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, वो फॉर्मूला मास हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है भाई मोलर मास। आपसे कहेंगे इसका मोलर मास कितना है, तो 1 मोल का मास निकाल लीजिए, क्या जाएगा, मोलर मास। चलिए आगे चलते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, जैसे कि मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ये 1 मोल का मास है भाई। मोलर मास आ गया तो मोलर मास आते ही आप समझ जाना है कि जो ऑक्सीजन का मास आया है 32 ग्राम, ये किसका है, 1 मोल का है। किसका है, 1 मोल का। देखिए मोलर मास ऑफ O2 कितना है, 32 ग्राम। तो ये मोलर मास आते ही आपको समझ जाना है कि ये किसकी बात कर रहा है भाई, 1 मोल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, 1 मोल की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन यानी 1 मोल का कितना है, 1 ग्राम है। इसी प्रकार से ये मोलर मास दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मोलर वॉल्यूम। नेक्स्ट क्या है, मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो मोलर वॉल्यूम अगर आपको फाइंड करना है तो द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल। ठीक है, तो अगर आप 1 मोल का क्या निकाल रहे हो, वॉल्यूम निकाल रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, मोलर वॉल्यूम हो जाएगा भाई। बात सब जगह सेम है, बस बात किसकी है, 1 मोल की है। 1 मोल का निकालते ही क्या वर्ड आ जाएगा, मोलर। ठीक है, तो 1 मोल का अगर आप वॉल्यूम निकाल रहे हो किसी भी गैस का तो क्या कहलाएगा, वो मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, 1 मोल ऑफ ऑल गैसेस ऑक्यूपाइज 24.4 लीटर। इसका ध्यान रखना है भाई, 1 मोल ऑफ ऑल गैसेज ऑक्यूपाइज 24.4 लीटर। इस चीज का आपको ध्यान रखना है भाई। जिस प्रकार एग्जांपल आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि 2.4 लीटर हाइड्रोजन गैस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1.6022 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि ये किसके, 2 ग्राम ऑफ H2, किसके हो जाएगा, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के हो जाएगा, क्योंकि H2 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मेकिंग टेबल। ये फॉर्मूला मेकिंग टेबल है बच्चों। ठीक है, इससे कई फॉर्मूलेज बनेंगे। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो इसी टेबल से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब ये टेबल कैसे वर्क करती है, आइए थोड़ा सा हम समझेंगे कि ये टेबल किस तरीके से यहाँ पर वर्क करेगी। देखिए, अगर आपको क्या करना है भाई, अगर आपको क्या करना है, देखिए आपको अगर आपको अगर मोलर मास फाइंड करना है, क्या करना है, मोलर मास अगर आपको फाइंड करना है, अगर आपको बच्चों मोलर मास फाइंड करना है तो आपको क्या दिया गया है, मास दिया गया है। अगर आपको मोलर मास फाइंड करना है तो मोलर मास का फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, मोलर मास इक्वल टू किसके हो जाएगा, आपको कितना मास दिया गया है। ठीक है, और जो है आपका उसके अंदर नंबर ऑफ मोल, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल हैं। ठीक है, उसके अंदर नंबर ऑफ मोल कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ, अगर आपको नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं, ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ, एक मिनट, अगर आपको मोल फाइंड करनी है, नंबर ऑफ मोल, ठीक है, नंबर ऑफ मोल फाइंड करनी है आपको, तो आपको जो मास दिया गया है, ठीक है, जो मास दिया गया है उसको डिवाइड कर दीजिए किससे, मोलर मास से। किससे डिवाइड कर देंगे, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मोलर मास से जैसे ही आप उसको डिवाइड करोगे तो ये क्या जाएगा, आपके मोल का नंबर आ जाएगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला ये बन गया है आपका। ठीक है, इस टेबल से बना है कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल फाइंड करनी है, नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं तो आपको मास डिवाइड बाय मोलर मास, मास डिवाइड बाय क्या कर देना है, मोलर मास कर देना है। मास डिवाइड बाय मोलर मास करोगे तो नंबर ऑफ क्या जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार मास मल्टीप्लाई मोलर मास। अब यहां से आप देख सकते हो कि अगर आप मास को मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे, मोलर मास से, तब भी आप पर क्या जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए कि नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, मोल को मल्टीप्लाई कर रहे हो भाई, यहां पर किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, मोलर मास से। ठीक है, मोलर मास से।
तो क्या आ जाएगा भाई आपके पास, मास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आपको मोलर मास निकालना है तो ये यहाँ पर डिवाइड में था, इधर जाकर के क्या जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या फाइंड कर लोगे, मास। ठीक है, तो भाई सिंपल सी चीज है, आप एक चीज को ध्यान रखोगे तो दोनों चीजें आप फाइंड कर सकते हो कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो आप मास अपॉन मोलर मास करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको मास फाइंड करना है तो नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई करो मोलर मास से तो क्या जाएगा, मास आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपको यहां पर क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी Na की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपको यहां पर फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ही लिखता हूं, 1 मिनट रुको। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए भाई क्या करना पड़ेगा आपको कि जो नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, Na से। किससे मल्टीप्लाई करोगे, Na से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएंगे आप पर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो आप क्या कर दो, Na से डिवाइड कर दो। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर है नंबर ऑफ मोल अगर आपको फाइंड करने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल अगर आपको फाइंड करने हैं तो वॉल्यूम ऑफ गैस दे रखा है, उसमें क्या करो, मोलर वॉल्यूम को डिवाइड करोगे तो क्या जाएंगे, नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार यहां पर भी अगर आपको नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस फाइंड करना है तो नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई करोगे मोलर वॉल्यूम से तो क्या जाएंगे आपके पास, वॉल्यूम ऑफ गैस आ जाएगा। ठीक है, तो ये टेबल है, इसको ध्यान रखना है। अगर आप इसके अंदर एक फॉर्मूला ध्यान रखते हो भाई, नंबर ऑफ मोल निकालने, नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, होता है नहीं होता। ठीक है, अब मोलर मास निकालना है तो आप इधर उधर उसका क्या कर निकाल सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार से आपको क्या निकालना है भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोल मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो ये टेबल है, ये टेबल बहुत ज्यादा आपको काम आएगी। तो ये फॉर्मूलेस आपको लर्न होने चाहिए, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत ज्यादा ये टेबल काम आने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका फॉर्मूला टू कैलकुलेट मोल्स आर एज फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूलाज दिए गए हैं, इन फॉर्मूलाज को आपको लर्न करना है। एक बार जैसे मैंने आपको टेबल बता दी है, उस टेबल से आपको बनाना सीखना है इसको, इन फॉर्मूलेज को। ये फॉर्मूलेज बहुत ज़्यादा काम आएंगे, एग्जाम के अंदर भी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर अपन नंबर 1 फॉर्मूले की अगर यहाँ पर बात करेंगे भाई, नंबर 1 फॉर्मूले की अगर बात करें हम, तो नंबर 1 फॉर्मूला क्या है, देखिए, मोल ऑफ एटम, मोल फाइंड करने हैं आपको। ठीक है, मोल ऑफ एटम। ठीक है, तो क्या करना है आपको, वेट या मास और ग्राम एटॉमिक मास, ये बात वही कर रहा है कि भाई अगर आपको मोल फाइंड करना है तो अभी आप क्या पढ़ करके आए हो, मास अपॉन मोलर मास, यही तो पढ़ के आए हो भाई। अभी अभी आप क्या पढ़ के आए हो, अगर आपको मोल फाइंड करनी है तो मास अपॉन मोलर मास, तो मास यानी कि वेट किसके अंदर दे रखा है, ग्राम के अंदर, तो मास दिया जाएगा आपको। और ग्राम एटॉमिक वेट जब आप ग्राम के अंदर निकालते हो तो इसको क्या बोलते हो आप, मोलर मास बोलते हो। ठीक है, वही चीज है। अब मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स की फाइंड करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन मॉलिक्यूलर, उसके बाद 1 मोल का मॉलिक्यूलर मोलर मास। ठीक है, उसके बाद मोल एटम्स, अगर आपको एटम्स के अंदर मोल निकालने हैं तो एटोमिसिटी, एटोमिसिटी से मोल मॉलिक्यूल्स को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, नेक्स्ट मोल ऑफ गैस, गैस का मोल निकालना है तो ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो वो टेबल जो थी उस टेबल से क्या क्या कौन कौन से फॉर्मूले बने हुए हैं वो फॉर्मूलेज यहाँ पर दिए गए हैं। मैंने आपको वहां पर भी बना करके दिखाया है किस तरीके से बने हो, तो ये फॉर्मूलेज आपको ध्यान रखने हैं सारी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इंपेरिकल फॉर्मूला। भाई इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला,
एन एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट वेरियस होल एटम्स नंबर प्रेजेंट रेशियो ऑफ इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी भी कंपाउंड के अंदर एन एम्पेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट वेरियस होल एटम्स नंबर। जैसे कि मैं कहूं भाई C6H6, ये किसका फॉर्मूला है भैया? बेंजीन का फॉर्मूला है सर। किसका फॉर्मूला है ये? बेंजीन का है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर में कार्बन कितने हैं? 6 हैं। कार्बन कितने हैं? 6 हैं। हाइड्रोजन भी कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। यानी कि ये 6 से 6 अगर कट जाता है तो अगर मैं इनका रेशियो फाइंड कर लूँ तो क्या आ रहा है? 1:1 आ रहा है। तो इसका मैं क्या ये नहीं लिख सकता हूँ CH? क्या लिख सकता हूँ? ओनली CH। तो CH जो लिखा है मैंने, वो जो होल नंबर्स थे उनका जो रेशियो आया था, उस रेशियो से मैंने इसको क्या कर दिया है? CH लिखा है। क्या लिखा है? CH। तो ये क्या हो जाता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ C2H4, ठीक है, C2H4, तो भाई इसका बच्चों एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? तो यहाँ पर 2:4 है। कितना है? 2:4। तो 2 से 4 कट गया भाई 2 टाइम, तो ये तो हो गया 1:2, यानी कि CH2। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया? CH2 बन गया। यानी कि एन एम्पेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट वेरियस होल एटम्स नंबर प्रेजेंट रेशियो ऑफ इन अ कंपाउंड। एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, ठीक है, ये बेंजीन की बात की गई है यहाँ पर, तो क्या है? CH है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या फाइंड करना है भाई? एम्पेरिकल फॉर्मूला। मैं कहूं कि CH4 का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो इसके अंदर तो कार्बन का रेशियो है 1 और हाइड्रोजन का रेशियो है 4। हाइड्रोजन का रेशियो क्या है? 4 है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर तो कट नहीं हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा? CH4, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट में बात करूं C2H5, C2H6 की बात करें हम। किसकी बात करें? C2H6 की। तो इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला, यहाँ पर जो भी होल नंबर्स हैं आपके वो कट जाएंगे, रेशियो आ जाएगा इसका सिंपलेस्ट रेशियो, होल नंबर्स का सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर फाइंड करके अगर हम इसको लिख रहे हैं तो एम्पेरिकल फॉर्मूला बनता है। तो ये 3 हो जाएगा, तो CH3, ठीक है। तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, ठीक है। उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, उन मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हुए अगर हम दिखा रहे हैं तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। भाई एम्पेरिकल फॉर्मूले के अंदर तो हम उनका होल नंबर्स का रेशियो दिखाते हैं, जबकि यहाँ पर पूरी के पूरी मॉलिक्यूल्स को शो करना है कि भैया बेंजीन के अंदर C6H6, ठीक है, कार्बन के कितने एटम हैं या एलिमेंट हैं और हाइड्रोजन के कितने हैं, ठीक है। वो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स को भी डिनोट, जो भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर को डिनोट करते हैं, वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो आपको समझ में आ गया होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। चलिए आगे चलते हैं। अब भाई क्या रिलेशन है इनके अंदर? देखिए क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। रिलेशन बिटवीन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल क्या हो जाएगा? n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। n इक्वल क्या हो जाएगा भाई? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इनके अंदर जो रिलेशन है वो ये होता है भाई, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल हो जाएगा वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाई टू, ये गैसेस के लिए है, ये किसके लिए है? गैसेस के, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्या रिलेशन होता है भाई दोनों के अंदर। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल क्या होगा? ये n क्या किसको डिनोट कर रहा है? नंबर को डिनोट कर रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवाया गया है आपको, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले के बारे में है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर देखिए, बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस कीजिए, क्या एम्पेरिकल फार्मूला और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसका कंसेप्ट यहाँ अप्लाई हो रहा है या नहीं।
ये आपको खुद को देखना है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है ये है स्टाइक्योमेट्री। भाई स्टाइक्योमेट्री क्या होती है, ठीक है। तो देखिए स्टाइक्योमेट्री के बारे में भी हम यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए देखिए द वर्ड स्टाइक्योमेट्री इज डिफाइंड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। कितने ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है भाई? 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर के ये बना है। कितने ग्रीक वर्ड से? 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है। एक तो है क्या, स्टाइक्योन, और जिसका मीनिंग क्या होता है? एलिमेंट होता है। क्या होता है? एलिमेंट होता है। क्या होता है? एलिमेंट होता है जिसका मीनिंग। एंड मेट्रॉन, मेट्रॉन का मीनिंग क्या होता है? मीजर, यानी एलिमेंट को मीजर करने के लिए स्टाइक्योमेट्री, एलिमेंट को मीजर करने का नेचर है ये, ठीक है। स्टाइक्योमेट्री डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स। भाई रिएक्टेंट्स का क्या मासेस है, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स का क्या मासेस है इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी जो एलिमेंट्स को मीजर करने के काम आती है, एलिमेंट्स को क्या करने के काम आएगी? मीजर करने के। अब एलिमेंट्स को मीजर कैसे करेंगे भाई? एलिमेंट्स को मीजर करने के या एटम को मीजर करने के, भाई एलिमेंट्स के कितने मोल रिएक्टेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिएक्टेंट के अंदर कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है ना। रिएक्टेंट्स का मास कितना है, ठीक है। प्रोडक्ट का मास कितना है, प्रोडक्ट का मास कितना है, ठीक है। प्रोडक्ट मास कितना है, रिएक्टेंट्स के अंदर कितना मास है, प्रोडक्ट के अंदर कितना मास है भाई, ठीक है। रिएक्टेंट्स के अंदर कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट के अंदर कितने मोल फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। अगर रिएक्टेंट्स का मोल 1 मोल है तो कितना वहां पर मोल बन रहे हैं प्रोडक्ट के? अगर यहाँ 10 मोल हैं वहाँ 20 मोल बन रहे हैं, तो अगर इधर 5 मोल कर दिए जाएं तो उधर कितने मोल बनेंगे? इस तरीके से मतलब एलिमेंट्स को मीजर किया जाता है, रिएक्टेंट्स को मीजर किया जाता है, ठीक है। मासेस वगैरह के बारे में बताया जाता है। यह है स्टाइक्योमेट्री। 2 वर्ड से मिलकर के बना है, ध्यान रखना है। स्टाइक्योन मतलब होता है एलिमेंट, और मेट्रॉन, मेट्रॉन मतलब होता है क्या? मीजर, मीजर करना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ आ गई है बेटा, इसको थोड़ा सा हम वापस से लेते हैं। 1 मिनट, बस 1 मिनट लगेगा यहाँ पर जो है। एक मिनट यहाँ पर लगेगा थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। थोड़े से टॉपिक्स रह गए हैं, 1 या 2 टॉपिक्स। इन टॉपिक्स को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, और बने रहें हमारी टीम के साथ, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।